नमस्कार। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने वामपंथियों द्वारा किस प्रकार से पूरे देश में एक तांडव मृत्यु का खेला है, ये हमने देखा। उसी प्रकार से उन्होंने कितनी क्रूरता से अपने ही देश के लोगों को इन वामपंथियों ने मार डाला, ये भी हमने समझ कर लिया। इन वामपंथियों का जो चेहरा है, वो चेहरा हमने उनकी सत्यता क्या है वो जानकर ली। ये वामपंथी आज सावरकर जी के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में किस प्रकार से आलोचना करते हैं, इसकी सत्यता क्या है ये हमने समझ कर लिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी इन वामपंथियों के कैसे विरोध में थे, ये भी सत्य बातें हमने समझ कर ली। आज भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें इन वामपंथियों का षड्यंत्र के बारे में हमें बताया और किस प्रकार से वो अभी सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, ये आपने हमें बताया। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी इन्होंने किस प्रकार से अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया था, परंतु बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी इन वामपंथी विचारधारा से बहुत दूर थे और उन्होंने कभी भी इनका समर्थन नहीं किया था। ये सभी बातें हमें ध्यान में आई। तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कम्युनिस्टों के संबंधों के संदर्भ में भी हमें अवगत करवाएं। जी कार्तिक जी, सुभाष चंद्र बोस और कम्युनिस्टों के संबंध कैसे थे वो भी हम जान लेंगे, और कैसे कम्युनिस्टों ने सुभाष चंद्र बोस को प्रताड़ित किया था, कैसे ये साम्यवादी वामपंथी स्टालिन वगैरह ने कैसे सुभाष चंद्र बोस पर अनन्वित अत्याचार किए थे, तो यह बात भी हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है। द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अब भारत की स्वतंत्रता के लिए जोर लगाना चाहिए, और इसी समय यह प्रयास सफल हो सकते हैं। परंतु गांधी जी सुभाष जी के इस मत से सहमत नहीं थे, और सुभाष बाबू तो भारत माता को अंग्रेज़ों की सत्ता से स्वतंत्र करने के लिए व्याकुल हुए थे, बेचैन हुए थे। और उसमें भी जब उन्हें गांधी जी तथा नेहरू के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने पर भी वह पद छोड़ना पड़ा, तब उन्होंने अपना स्वयं का फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से दल बनाया था। कैसी विडंबना है, लोकतंत्र के समर्थक गांधी और नेहरू, और जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुन के आने के बाद भी सुभाष बाबू को कांग्रेस के अध्यक्षता पद से वो इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया था, और गैर लोकतांत्रिक पद्धति से नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री करके मनोनीत किया था। तो ये कैसा लोकतंत्र था और ये कैसे लोकतंत्र समर्थक है, यह तो एक प्रश्न निर्माण होता ही है। जब सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक दल बनाया, तो इसके उपरांत उन्हें अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में ही नज़रबंद करके रखा था। परंतु इस नज़रबंदी से सुभाष चंद्र बोस पलायन कर गए और वहाँ से वे अफ़गानिस्तान तक पहुँचे, और अफ़गानिस्तान में उन्हें यह अपेक्षित था कि स्टालिन उन्हें वहाँ पर सहायता करे। यानी ये जो सोवियत वामपंथी था स्टालिन, जिन्होंने अनन्वित अत्याचारों का, नरसंहारों का एक रक्तरंजित इतिहास खड़ा किया था, वह उन्हें सहायता करे, ऐसे एक अपेक्षा थी, क्योंकि स्टालिन उस समय अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ रहा था। परंतु मास्को से, रशिया से, स्टालिन से, इन वामपंथियों से सुभाष चंद्र बोस को कोई सहायता नहीं मिली। स्टालिन अपनी तानाशाही, अपनी वामपंथी राजवट को स्थिर और कायम करने के प्रयासों में वह केवल रूसी जनता पर ही नहीं, तो अपने परिवार पर अत्याचार करके उनको नष्ट करने में व्यस्त था। रूसी जनता, किसान, मजदूर और कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी
पार्टी के 10 लाख कार्यकर्ताओं का उस समय वो नरसंहार करने में व्यस्त था। अब स्टालिन का उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सहायता क्यों नहीं मिली, तो उसका कारण भी हम जान लेंगे। तो उस समय नेताजी बोस ने जर्मन के जो नेता थे हिटलर तानाशाही, उससे उस समय उन्होंने हाथ मिलाया था। और वास्तविकता में नेताजी को स्टालिन तथा हिटलर से अधिक अपने भारत माता का ही अधिक प्रेम था, और भारत माता की स्वतंत्रता यही उनका मुख्य ध्येय था। यह बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर की सहायता तो ली, परंतु सुभाष चंद्र बोस कभी भी हिटलर के प्रशंसक नहीं थे। यह सत्य भी और तथ्य भी हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अपने एक जर्मन मित्र को 25 मार्च 1936 में ही एक पत्र लिखा था, और उस पत्र में उन्होंने हिटलर के जो 14 मार्च 1936 का उसका एक जो भाषण था, और उस भाषण को उसने अपनी जो आत्मचरित्र का पुस्तक था माइन काम्फ, इसमें उस भाषण को लिखा था। तो उस विचारों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, यह उपनिवेशवादी विचार है, यह स्वार्थी और घमंडी विचार है, यह अत्यंत संकीर्ण विचार है, ऐसे स्पष्ट शब्दों में कड़ी आलोचनात्मक उन्होंने कहा था, और वह उनके मित्र को पत्र में भी लिखे थे। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले भी थे प्रत्यक्ष, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में कुछ विशेष रुचि नहीं थी, और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को सहायता का कोई स्पष्ट वचन भी अपने भेंट में नहीं दिया था। और सुभाष चंद्र बोस को ये साम्राज्यवादी अंग्रेज, जिसका 1/3 से अधिक विश्व पर राज्य था, तो इन तानाशाहों के अलावा अन्य किसी से सहायता मिले, ऐसा उस समय रास्ता भी नेताजी को नहीं दिख रहा था। और इसलिए उन्होंने हिटलर की सहायता लेने का प्रयास तो जरूर किया, मगर हिटलर ने उन्हें कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया था। परंतु उस समय हिटलर ने अपने आत्मचरित्र माइन काम्फ में जो लिखा था, और उसमें भारत और भारतीय लोगों की जो बुराई किया था, इस विषय पर सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से अपनी स्पष्ट नाराजगी व्यक्त किया था। और इस संदर्भ में हिटलर ने उन्हें यह जरूर आश्वासन दिया था और माफ़ी भी मांगी थी, और कहा था कि माइन काम्फ के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकालकर भारत और भारतीयों के बारे में जो उन्होंने आलोचना और टीका टिप्पणी किया है, वह निकाल देंगे, इस तरह से उन्होंने कहा भी था। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी के तानाशाह जो हिटलर थे, तो उसके संदर्भ में ऐसे उनके संबंध थे। तो दूसरी ओर जो स्टालिन, जो स्वयं वामपंथी था, तानाशाह भी था, और जिसका इतिहास रक्तरंजित और नरसंहार का था, तो उसने भी ऐन वक्त पे सुभाष चंद्र बोस के पेट में छुरा घोंपा था। सहायता का एक ऐसे वचन तो दिया था, परंतु प्रत्यक्ष अफगानिस्तान में जाने के बाद सहायता नहीं किया था। और वो इसलिए नहीं किया था कि सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के साथ हाथ मिलाया करके। तो ये सब बात देखकर ये पता चलता है कि वामपंथी विचारधारा के लोग सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने उनके हक में कभी कोई मदद या योगदान नहीं दिया था। तो एक प्रारंभिक स्तर पर यह हमें दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वामपंथ था, उसमें स्टालिन ने सुभाष चंद्र बोस से दूरी करके रखी थी, और भारतीय स्वतंत्रता के लिए ना तो प्रत्यक्ष ना तो अप्रत्यक्ष उन्होंने कोई सुभाष बाबू की सहायता किया था। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं, इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को यह तानाशाही जो स्टालिन था, इससे किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली, क्योंकि वो वहाँ पर एक बड़ा नरसंहार करने में व्यस्त होने के कारण किसी भी प्रकार की सहायता सुभाष चंद्र बोस जी को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं की। और इसी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर से मदद के लिए जाना पड़ा। ये बात हमें ध्यान में आई। परंतु ऐसे भी कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कथित तैपई के हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु ही नहीं हुई थी, तो उन्हें तो रशिया के कम्युनिस्ट नेता स्टालिन ने साइबेरिया में बंदी बनाकर रखा था, और रूसी वामपंथियों ने
उसमें अंग्रेजी सत्ता की ही सहायता की थी। तो इसमें तथ्य क्या है और इसमें वास्तविकता क्या है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये बहुत जगह पर अभी ये इसके बारे में बताया जा रहा है और एक गलत गलत अफवाहें भी फैलाई जा रही है। तो आप हमारे दर्शकों को सत्यता क्या है वो बताएं। कार्तिक जी, सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु का एक अत्यंत रहस्यमय और एक गूढ़ पद्धति से एक चर्चा इतने वर्षों से भारत में चल रही है। और ऐसा कहा जाता है कि ताइपेई के कोई विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु नहीं हुआ था और प्रत्यक्ष में वे स्टालिन के कैद में थे और उन्होंने आखिरी समय रशिया में निकाला है। इस प्रकार के कुछ तथ्य सामने आए हैं। उसके बारे में क्या सत्य है वो अभी हम समझ कर लेंगे। विश्व युद्ध में पहले स्टालिन और हिटलर एक ही पक्ष में थे, परंतु हिटलर ने अनाक्रमण की जो संधि थी उसको तोड़ा और जब जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया तो इसके कारण रशिया का जो तानाशाह था स्टालिन, उसके मन में हिटलर की मैत्रीता निकल गई और उसने हिटलर से शत्रुता किया था। और हिटलर से शत्रुता होने के कारण द्वितीय महायुद्ध में स्टालिन मित्र पक्षों के साथ यानी इंग्लैंड के पक्षों में खड़ा हुआ था। तो इसका परिणाम क्या हो गया कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, चीन और अमेरिका वे एक पक्ष में आ गए तथा जापान, जर्मनी, इटली यह दूसरे पक्ष में हो गए थे। जापान पर अमेरिकी सेना ने अणुबॉम्ब डालने के बाद जापान ने यकायक युद्ध विराम घोषित कर दिया था और दूसरी ओर हिटलर की सेना हार रही थी। ऐसे में जापान के सहायता से लड़ने वाले जो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना थी, तो उनको किसी से भी मदद न मिलने के कारण आज़ाद हिंद सेना पूरी तरह से असहाय बनी थी और बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा था। तो इस संदर्भ में भाजपा के जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उनका अध्ययन के आधार पर वे कुछ कहते हैं कि विमान दुर्घटना के समय ताइवान जापानियों के कब्जे में था। उसके बाद उस पर अमेरिकी सेना का कब्जा हो गया था। अब दोनों देशों के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उस दिन वहाँ कोई विमान दुर्घटना हुई थी। यानी एक तथ्य तो सामने आ गया, ना तो जापान के पास कोई ऐसा प्रमाण था, ना तो अमेरिका के पास कोई ऐसा प्रमाण था जिसके आधार पर यह कह सकते थे कि वहाँ पर विमान दुर्घटना हुई है और उसमें किसी की मृत्यु हुई है और उसमें एक सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। तो यह बात एकदम वहाँ से निकल जाती है। अब डॉक्टर स्वामी आगे कहते हैं कि 1991 के सोवियत विघटन के बाद एक सोवियत स्कॉलर ने मुझे बताया था कि नेताजी तो ताइवान गए ही नहीं थे। तो ताइवान में गए नहीं तो ताइवान के किसी विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु की कोई संभावना ही नहीं थी। वे साइगोन से सीधा मंचूरिया गए थे और जहां उन्हें हमने गिरफ्तार किया था, यानी रूस ने या स्टालिन की सेना ने उन्हें वहां पर गिरफ्तार किया था। तो गिरफ्तार करने के बाद स्टालिन ने उन्हें साइबेरिया के युकुत्स्क इस जेल में भिजवा दिया था। अब डॉक्टर स्वामी कहते हैं कि नेहरू के जो स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन है, इन्होंने जो शाहनवाज जांच समिति के सामने जो गवाही दिया था, उस गवाही में भी एक जिक्र ऐसा आता है। नेहरू के जो स्टेनोग्राफर जैन थे, उन्होंने कहा था, आयोग के सामने साक्ष्य में कहा था कि 1947 में उन्हें एक रात नेहरू जी का संदेश मिला कि वे तुरंत उन्हें मिलने आए और उनके निवास तीन मूर्ति पर नहीं बल्कि आसफ अली के यहाँ, जो उस समय दरियागंज में रहा करते थे, तो आसफ अली के यहाँ नेहरू जी ने जैन जी को बुलाया था। तो जैन जी के साक्ष्य के अनुसार नेहरू ने उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के लिए एक पत्र डिक्टेट कराया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें स्टालिन से यह संदेश प्राप्त हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है और उनके कब्जे में है। डॉक्टर स्वामी ने इसके बारे में बताते हुए आगे कहा है कि स्टालिन सुभाष चंद्र बोस से इसलिए नाराज थे क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने उनके सबसे बड़े दुश्मन हिटलर के साथ हाथ मिलाया था। प्रत्यक्ष में हिटलर और स्टालिन प्रारंभ में वे एकत्रित ही थे और उसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी के जैसे स्टालिन से संबंध थे, वैसे
हिटलर से भी थे, परंतु हिटलर के जर्मनी ने जब अनाक्रमण का करार तोड़ के रूस पर आक्रमण किया था, उसके बाद उनमें अनबन हुई थी और फिर स्टालिन मित्र पक्षों के साथ इंग्लैंड के पक्ष में लड़ा था। तो यह गुस्सा था कि सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर का साथ दिया, हिटलर की मदद लिया और इसके लिए स्टालिन ने उसको अटक करवा के उसको अपने कब्जे में रख के एक जेल में भेज दिया था। अब इस संदर्भ में जो दूसरा तथ्य सामने आता है, उसमें पुणे में रहने वाले एक सेवानिवृत्त पत्रकार नरेंद्रनाथ सिंदकर, इनका जो है तथ्य वह सामने आता है। उन्होंने जो मुखर्जी आयोग के सामने एक साक्ष्य दिया था और उसमें जो अपना हलफनामा दायर किया था, उसमें उन्होंने एक पुष्टि किया था कि उन्होंने 1966 से 1991 तक के रेडियो मॉस्को के उद्घोषक के रूप में रशिया में कार्य किया था। इस अवधि के दौरान सिंदकर कई भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं के संपर्क में भी आए थे। प्रत्यक्ष में भारत के अनेक नेता या भारत के अनेक कम्युनिस्ट नेता हैं, अधिकांश तौर पे उन्हें सोवियत संघ के मुखबिरों के रूप में ही मानते थे। यानी सिंदकर को वो सोवियत संघ के मुखबिर यानी उनका एक स्पाई ही मानते थे वे, या खबरिया, इस तरह से ही मानते थे। तो सिंदकर ने अपने इस साक्ष्य में, हलफनामे में दावा किया था कि वे निखिल चट्टोपाध्याय को जानते हैं, जो एक प्रमुख क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के पुत्र भी हैं, और वे जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर और अन्य प्रमुख नेताओं के मित्र भी थे। सुभाष चंद्र बोस भी उन्हें जानते थे तथा भारत के स्वतंत्र संग्राम में जो एक प्रमुख विदुषी थी सरोजिनी नायडू, यह उन वीरेंद्रनाथ की बहन भी थी। तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को स्टालिन ने 15 जुलाई 1937 को ग्रेट पर्च का जो उसने अभियान चलाया था, जिसने अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का सफाया किया था, 1/3 मतलब 30 लाख कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का सफाया इस ग्रेट पर्च के अभियान के दौरान, जिसे रेड टेरर या ग्रेट टेरर भी कहा जाता है, तो इस अभियान के तहत इन चट्टोपाध्याय जी को विद्रोही घोषित करके उन्होंने मार डाला था। तो सिंदकर के अनुसार निखिल चट्टोपाध्याय हालांकि सोवियत कम्युनिस्टों के एक भरोसेमंद कॉमरेड बन गए थे। तो निखिल ने नेताजी के लिए एक दुभाषियों के रूप में काम किया था, और जब वह 1941 में बर्लिन से भारत से भागने के बाद अपने रास्ते पर थे, निखिल जी ने नेहरू पर सोवियत रूस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निर्वासित करने के लिए मजबूर करने का आरोप स्वयं उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा था कि बोस को रूस में मंचूरिया के माध्यम से आने के बाद सोवियत नेतृत्व ने सोवियत कॉन्सुलेट के माध्यम से लंदन में कृष्ण मेनन से परामर्श किया था। सितंबर 1946 में जब नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री थे, उस समय कृष्ण मेनन की सोवियत के विदेश मंत्री व्याचेस्लाव मोलोतोव, इनके साथ कुछ अति गोपनीय विषयों के मामले पर बैठक हुई थी, जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता है। और उसके संदर्भ में जो एक वृत्त छपकर आया था, वह आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो इसमें कृष्ण मेनन ने स्पष्ट रूप से नेहरू के पक्ष में जोर दिया और स्टालिन को इस जानकारी को किसी के भी सामने खुली न करने का आग्रह भी किया, क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री बनने वाले थे और जो एक कट्टर सोवियत समर्थक नीति का पालन करेंगे, ऐसा कृष्ण मेनन ने रूस के विदेश मंत्री को आश्वासन दिया था। अपने हलफनामा के अंत में सिंदकर ने निखिल चट्टोपाध्याय की 1968 में ओम्स्क यानी दक्षिण पश्चिम साइबेरिया में सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई मीटिंग का उसमें हवाला भी दिया है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि स्टालिन ने मंचूरिया से सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट करवाया था, उसको उसने दूर साइबेरिया में कैद में भी डाल के रखा था। दूसरे महायुद्ध में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर की मदद लेने के कारण गुस्सा आने पर स्टालिन ने यह बर्बरतापूर्वक कदम उठाया था। और सबसे महत्व की बात
कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित है, ऐसी अगर आशंका निर्माण होती है तो अपना प्रधानमंत्री पद संकट में हो सकता है। इसलिए उन्होंने इंग्लैंड को भी खत लिखा था, ऐसा स्पष्ट तथ्य सामने तो है। उनके जो स्टेनोग्राफर थे जैन जी के जो तथ्य और साक्ष्य उन्होंने दिया उसमें, परंतु कृष्ण मेनन ने रूस के विदेश मंत्री के साथ जो चर्चा किया था और उसमें जो उन्होंने कहा कि नेहरू जी को बचाने के लिए आप उसको अपने कैद में ही रखें, इसके बारे में आप किसी को बताएं मत, ये गुपित ही रखें, और उसके बदले में सोवियत की वामपंथी नीति को भारत में लागू करने का जो आश्वासन नेहरू और कृष्ण मेनन ने जो सोवियत रशिया को दिया था, तो अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने सपनों को बचाने के लिए क्या नेहरू और कृष्ण मेनन ने स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेज़ों को भारत से हकालने के बाद, भारतीय यानी स्वतंत्र भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय परंपरा, संस्कृति को संरक्षित करने के बजाय एक तरफ से अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल और मैकेलो शिक्षा व्यवस्था जारी रखी और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जीवित थे और वो बाहर आ गए तो अपनी सत्ता जा सकते थे, इसलिए नेहरू ने निरंतर वामपंथों को, सोवियत पंथों को या सोवियत की जो मॉड्यूल थी उस मॉड्यूल को भारत में लागू कर करके इस लोकतांत्रिक देश को वामपंथ तानाशाह का स्वरूप देने का प्रयास किया। यह स्पष्ट हो रहा है। अब नेहरू जी के और कृष्ण मेनन जी के इस भेंट के संदर्भ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे छुड़ाने के न पीछे क्या षड्यंत्र था, अपनी सत्ता बचाने के लिए सब कुछ किया क्या, ऐसे अनेक प्रश्न डॉक्टर स्वामी जी ने जो तथ्य कुछ सामने रखे हैं या आयोग के सामने जो आने वाले जो हलफनामे हैं उसके आधार पर, तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन वामपंथी नेताओं ने ना तो सुभाष चंद्र बोस को मदद किया था, किंबहुना उनको अटक करके उनको अज्ञातवास में रख के एक इतना बड़ा पाप और अत्याचार किया है, भारत के साथ एक इतना बड़ा विश्वासघात किया है, भारत के इतने उच्च नेता के साथ इतने अमानवीय तरीके से उन्होंने काम किया है। तो वामपंथी ये सुभाष चंद्र बोस के विरोध में कार्य करते थे और हिटलर ने कभी स्पष्टता से मदद का आश्वासन नहीं दिया और प्रत्यक्ष में कुछ मदद नहीं किया था। तो दिखावे के लिए ये लोग सुभाष चंद्र बोस की सहायता के लिए सामने आए से दिखता है, परंतु प्रत्यक्ष स्वाभिमान से जागरूक जो भारतीय लोग थे और जिन्होंने ये आज़ाद हिंद फौज में अपना सहभाग लिया था, इनके देशभक्ति, इनके त्याग, इनके प्राणार्पण से सुभाष चंद्र बोस ने इतना बड़ा एक स्वतंत्र संग्राम सैनिकी या सशस्त्र क्रांति के द्वारा निर्माण किया था, वही ध्यान में आता है कार्तिक जी। और इसलिए यह जो छिपाया हुआ इतिहास है, ये वामपंथ का ये झूठा षड्यंत्र पूर्वक छुपाया गया इतिहास है, यह इतिहास अब सबके सामने रखकर, सभी तथ्यों को सामने रखकर यह पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। सरकार इस तथ्य के संदर्भ में एक अधिकृत अपना बयान देकर इसका सत्य और तथ्य समाज के सामने रख के इस देश को भ्रम से बाहर निकालने की आवश्यकता है। हम सर्वसामान्य नागरिक के तौर पर सरकार से सत्य और तथ्य जानने की अपेक्षा करते हैं और सरकार इसमें कुछ सकारात्मक पहल करे, ऐसे अपेक्षा भी कर रहे हैं। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो तथ्य और जो प्रमाण हमारे सामने रखे हैं, कुछ उदाहरण हमारे सामने आपने जो रखे हैं, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की उस तैपई के हवाई जहाज में हत्या नहीं हुई थी और उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उनको तो इस रशिया के वामपंथी, ये जो था कट्टरपंथी स्टालिन, इसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और इसके कारण उनका एक छल वहाँ पर किया गया था। और हमें ये समझ कर लेना होगा कि अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से इस ओर दुर्लक्ष्य किया, ये पता होते हुए भी इस प्रकार से ये षड्यंत्रपूर्वक कार्रवाई ये जो की है, तो ये अत्यंत निंदनीय है और ये अभी हमें सबको समझ कर लेना चाहिए। इस विषय में डॉक्टर स्वामी जी भी पहल कर रहे हैं, ये भी हमें जान कर लिया। परंतु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आरोप हो रहे हैं, तो स्वतंत्रता के समय भारतीय कम्युनिस्टों की नीतियां सुभाष चंद्र बोस के विरोध में और ब्रिटिश सत्ता के लिए अनुकूल थी, तो क्या यह भी बात सत्य है क्या? इसके बारे में भी आप हमें बताएं। कार्तिक जी, यह आरोप नहीं तो यह सत्य है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय कम्युनिस्टों की जो नीतियां थी
वो केवल सुभाष चंद्र बोस के विरोध में थी, इतना ही नहीं तो वो भारत के भी विरोध में थी और ब्रिटिश सत्ता के अनुकूल थी। क्योंकि सबसे पहले तो भारत के विरोध में कैसे है कि उन्होंने मुस्लिमों का समर्थन किया था अलग पाकिस्तान के लिए और जिन्ना के सपोर्ट में वो खड़े हुए थे। दूसरा, यानी हैदराबाद के निज़ाम भारत में विलीन ना हो तो उनके रजाकार के तरफ से एक कम्युनिस्ट लड़े थे। तो एक तरह से उन्होंने भारत के विरोध में उन्होंने कार्य किया था। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का तो विरोध किया ही किया था। और तीसरी जो बात है कि अंग्रेज़ों का समर्थन किया था उन्होंने, तो यह सब तथ्य हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। तो ये वामपंथी ना तो भारत के समर्थन में थे, ना तो सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में थे, ये समर्थन थे पाकिस्तान के, ये समर्थन कर रहे थे हैदराबाद के निज़ाम का, ये रजाकार के तरफ से भारत के विरोध में लड़ रहे थे, ये जिन्ना को प्रमोट कर रहे थे। और अभी अभी जेएनयू में जो वीर सावरकर मार्ग का प्रकरण हुआ उसमें भी उन्होंने वीर सावरकर का नाम बदलकर बैरिस्टर जिन्ना का नाम दिया। यह सब संकेत यही कर रहे कि स्वतंत्रता के ही नहीं तो आज 2020 में भी ये वामपंथी जिन्ना और पाकिस्तान के समर्थक है, भारत के नहीं, यह स्पष्ट होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जिसे हम सीपीआई कहते हैं, उसने खुलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया था। कम्युनिस्ट सोवियत संघ पर हिटलर द्वारा जब नाजी हमला हुआ तो फिर रशिया ने मित्र पक्षों का साथ दिया और उनके साथ मिलकर युद्ध किया। उसका यही कारण था, क्योंकि उसके पहले अनाक्रमण करार तोड़कर जब जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया था तो रशिया पहले से ही जर्मनी पे गुस्सा था और वो मित्र पक्ष में अंग्रेजी के साथ खड़ा हो गया और जापान, जर्मनी इनके विरोध में खड़ा हुआ था। तो जैसे ही रशिया ने अंग्रेज़ों का समर्थन में खड़े हो गए, मित्र पक्षों के साथ दूसरे महायुद्ध में आ गए, इस एक कारण के लिए भारत के जो कॉमरेड थे, हमारे देश के जो कॉमरेड थे या पूरी दुनिया के जो कॉमरेड थे, दुनिया में उन्होंने जनता युद्ध यानी पीपल्स वार घोषित कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करने में बिल्कुल संकोच नहीं किया। यानी ये सीपीआई है और यह वामपंथी लोगों ने पूरे विश्व में पीपल्स वॉर, और आज पीपल्स वॉर ग्रुप के नाम से जो नक्सलवाद चल रहा है ये भी इन्हीं का ही रूप है। और ये देशद्रोही वामपंथी समर्थक, ये जो माओवादी, ये नक्सलवादी है, ये सब भारत के शत्रु है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो सीपीआई ने उस समय अधिकृत रूप से गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ भूमिका रखी ताकि अंग्रेज़ों को भारत में अपने पैर जमा कर रखने में सहायता हो। अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स यूनियन, इसमें गैरी के बॉश ने उल्लेख किया है कि भारत में ब्रिटेन के एकमात्र सहयोगी कम्युनिस्ट थे उस समय जब पूरा भारत अंग्रेज़ों को भगाओ भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागी था। और उस समय ब्रिटिश सत्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी से करार करके उसके बदले में भारत में जो बंदी बनाए गए कम्युनिस्ट नेता थे उनको मुक्त करना भी प्रारंभ कर दिया था। यानी एक तरह से द्वितीय महायुद्ध के आसपास ब्रिटिश और कम्युनिस्टों की, वामपंथियों की एक साठगांठ हुई थी और कम्युनिस्टों का आधार लेकर भारत की स्वतंत्रता की जो संग्राम की मुहिम थी उसमें विफल करने का एक षड्यंत्र उन्होंने किया था। और उसको सहयोग हो इसलिए जो उनके जेल में बंदीवान थे वामपंथी नेता, उनको छोड़ना भी अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो कर्मचारी यूनियन थी उस पर नियंत्रण करके उन्हें कम्युनिस्टों को चलाने के लिए अंग्रेज़ों ने प्रोत्साहित भी किया था। तो देखो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वे सावरकर को पूछते कि आपका योगदान क्या है, और आपने तो अंग्रेज़ों की माफ़ी मांगी थी। और वो वामपंथी जो अंग्रेज़ों का खुलकर समर्थन किया था, कांग्रेस की ट्रेड यूनियन को टेक ओवर करके वामपंथियों ने ले लिया था अंग्रेज़ों की सहायता से, और वो सावरकर जी और नेताजी सुभाष चंद्र के बोस को प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ये झूठे वामपंथी इतिहासकारों का षड्यंत्र है कि जिन्होंने सत्य छुपाया और झूठ के भ्रमित के आधार पर पूरे भारत की जनता को भ्रमित करके रखा है। ब्रिटिश सत्ता ने तो न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं को चालू करने के लिए सीपीआई को आर्थिक फंड, पैसा और साहित्य की आपूर्ति भी कराई थी,
और आज भी वही फंड चल रहा है हमारे भारत में एनजीओज के माध्यम से या अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से, उसी प्रकार का मॉडल चल रहा है। आज भी भारत में फंडिंग हो रहा है। तो सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषा में पीपल्स वॉर का यह मैगजीन छपा था। उसका पूर्ण आर्थिक और बाकी साधन सामग्री के तौर पर अंग्रेजों ने ही वामपंथियों को देकर उनको खड़ा किया था। आज भी वही साठगांठ चल रही है। वामपंथी अंग्रेजी मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी या इस्लामिक जो है, उन्हीं के साथ साठगांठ करके भारत में वो डिवाइड एंड रूल करके भारत तेरे टुकड़े हो गए, कश्मीर की आज़ादी तक, और हमें वीर सावरकर ने, हमें बैरिस्टर जीना चाहिए, इस तरह का उनका अभियान 2020 तक की भी चल रहा है। यह सत्य में समझ कर लेने की आवश्यकता है। यह वही पीपल वॉर पत्रिका है। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का एक व्यंग्य चित्र निकालकर सुभाष चंद्र बोस को जापानी जनरल तोजो के चलने वाले कुत्ते के स्वरूप में दिखाकर सुभाष चंद्र बोस का मजाक उड़ाया था। ईश्वर की कृपा से हमें वो उसका कटिंग भी मिला है, वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो यह वामपंथियों ने देश के साथ गद्दारी किया, वे भारत के गद्दार और देशद्रोही है। इन्होंने हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। केवल गांधी का किया इतना ही नहीं, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, सावरकर और सभी राष्ट्रवादी और प्रखर देशभक्त जो नेता थे, उनका सबका अवमान किया था। परंतु विडंबना यह है कि उन्हीं के हाथ में सत्ता बचाने के लिए नेहरू ने वही रूसी वामपंथी मॉडल भारत में चलाया। वामपंथियों के हाथ में ही सभी शिक्षा और महत्व के नीति निर्धारण के पद उन्हीं के हाथ में दिया, और उन्होंने यह सब इतिहास है उसको दबाया, उनको दड़प कर एक झूठा इतिहास जो पढ़ाया। उसके कारण आज भारत में किसी को ये वास्तविकता पता ही नहीं कि ये जो वामपंथी आज हमें देशभक्ति के डोज फैला रहे हैं और सावरकर जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वे स्वयं अंग्रेज़ों के साथ थे, रजाकार निज़ाम के साथ थे। भारत के विभाजन के लिए वे पाकिस्तान के समर्थन में और जिन्ना के साथ में थे, और स्वतंत्रता के बाद 2020 में वीर सावरकर के मार्ग को बदलकर वो बैरिस्टर जिन्ना मार्ग के समर्थन में थे। तो यह देशद्रोही की श्रृंखला अभी भी चल रही है। यही भारत तेरे टुकड़े होंगे, यह गैंग के साथ यही वामपंथी लोग खड़े हैं। कश्मीर तेरे आज़ादी तक यह कहने वाले विघटनवादी, आतंकवादी, इस्लामी लोगों के साथ यही खड़े हैं। तो अभी भी इतिहास बदला हुआ नहीं, मगर आंखें खोलकर देखने के लिए जो आपको दृष्टि चाहिए, वही इस झूठे इतिहास और ये अंग्रेजी मैकोले प्रणीत जो शिक्षा तंत्र है, उसने एक आंखों पर जो पर्दा लाया है, उस पर्दा को फार्श करने की आवश्यकता है। आंखों पर का पर्दा फार्श करके ये सत्य भारतीय जनता को बताने की आवश्यकता है। और साम्यवाद भारत के शत्रु थे, सुभाष जी के शत्रु थे, गांधी जी के शत्रु थे, वे मित्र थे, रजाकार और निज़ाम के वे मित्र थे, जिन्ना और पाकिस्तान के। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है, और यह सत्य इतिहास कार्तिक जी अभी सामने लाकर समाज तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो हमारे सामने अभी ये वामपंथियों के बारे में जो सच्चाई रखी है, तो ये ना तो ये हमारे देश के पक्ष में थे, ये तो उन पाकिस्तान के पक्ष में थे, बंटवारे के पक्ष में थे। इन्होंने वो रजाकार निज़ाम का सपोर्ट इन्होंने किया था, और हर बार इन्होंने भारत को टुकड़े करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, और वर्तमान में भी यही स्थिति कायम है। भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को इन्होंने किस प्रकार से उनका आलोचना की है, ये हम देख सकते हैं। इसकी तथ्य और इसके प्रमाण भी न्यूज़पेपर कटिंग के साथ इनके मैगजीन के बारे में हमारे सामने यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये वामपंथियों की सच्चाई क्या है, ये आप सभी को ध्यान में होगा, और इन सच्चाई को अभी हमें लोगों के सामने उजागर करना होगा। जैसे सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने कहा कि हमारे पर्दाफाश, आंखों के सामने जो पर्दा आया हुआ है, उस पर्दे को दूर करके आज हमें लोगों के सामने ये सच्चा इतिहास रखना होगा। यही हम सभी का कर्तव्य है, और सभी हिंदुओं को जागरूक करना होगा। मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि ये जो धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से हम इस वामपंथियों के जो उन्होंने काम किए हैं, ये हम उजागर कर रहे हैं, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आप भी इसमें हमारा सहयोग कीजिए। अधिक से अधिक वॉच पार्टी कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यह कार्यक्रम सुनते समय यदि आपके कुछ सुझाव हो तो आप अवश्य हमें चैट बॉक्स पर लिखकर दे सकते हैं। इसी के साथ हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य में यदि आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना जिले का नाम एवं अपना संपर्क क्रमांक आप चैट बॉक्स में अवश्य लिखकर दे सकते हैं।
हम आप तक पहुंचने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, इसलिए उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।